Hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET Biology. Today we learn about cell cycle and cell division. आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको इनके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? क्या आपको पता है कि जो लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो एक छोटे से सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। यानी कि आप ये जान सकेंगे कि जो छोटा सा सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, उससे कैसे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बड़े से बड़ा पेड़ बन जाता है, बड़े से बड़ा जानवर बन जाता है। तो आप इस चीज़ से अचंभे में रहेंगे कि जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से ग्रो कर जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है सेल्स के बीच में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो पहले सेल क्या करती है, ग्रो करती है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये ग्रो करेगी, ये मैच्योर सेल है। अब इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये एक पेरेंटल सेल है। ये पेरेंटल सेल अपने आप में क्या करती है, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये सेल मैच्योर हो जाएगी, ये वाली सेल अगर मैच्योर हो जाती है तो ये क्या करेगी, फिर से दो डॉटर सेल्स बना देगी अपने रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो हमारे पास जो बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, ये ग्रो करेंगी, मैच्योर करेंगी, होंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी। इससे क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, all cell reproduce by dividing into two with each parental cell give rise to two daughter cells each time they divide। मतलब ये कह रहा है कि जो पेरेंटल सेल होती है वो क्या करती है, अपनी दो डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस करती है, उससे दो डॉटर सेल बनती है एक पेरेंटल सेल से, ठीक है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, give rise to new cell population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny। इसका मतलब ये है कि जो डॉटर सेल्स होंगी, जो एक पेरेंट से निकल करके आई हैं, दो डॉटर सेल्स, अब एक डॉटर सेल क्या करेगी, आप एक का उदाहरण लीजिए, एक डॉटर सेल क्या होगी, मैच्योर होगी, अब वो खुद से क्या करेगी, ग्रो करेगी और फिर से डिवाइड हो जाएगी, नई सेल पॉपुलेशन बनाएगी। ऐसे करते 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 करते, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक पॉपुलेशन बन जाएगी। किसकी हेल्प से, ग्रोथ की हेल्प से और डिवीज़न की हेल्प से। एक सिंगल पेरेंट सेल जो होती है वो बहुत सारी आगे जा कर के डिवाइड होती चली जाती है, वो अपनी एक प्रोजेनी बना लेती है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम आगे बात करें, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल सेल्स। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेल की में जो साइकिल होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, वो ही एक मिलियन सेल्स को बनाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। आपको मैं आगे सेल साइकिल के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें कि आपको नीट से रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जो हमारे बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस में हाईलाइट करके बताऊंगी, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। अब सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेल डिवीज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं जो जीते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, उनके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीज़न होना, ताकि वो ग्रो करें और आगे अपनी नई प्रोजेनीज को भी डेवलप करें, ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। अब क्या होता है, हमारे सेल के पास क्या होता है, डीएनए भी होता है। अब जब डीएनए होता है तो डीएनए को भी ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि हर सेल के अंदर डीएनए चाहिए, तो क्या होगा, जो सेल अपने आप को ग्रो करेगी तो उसके अंदर डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, यानी कि डीएनए अपनी एक दूसरी कॉपी बना लेता है, ठीक है। All these process, that is cell division, DNA replication and cell growth,
इन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे और सेल ग्रोथ कहेंगे. Hence have to take place in a coordinate way. Ensure correct division is formation of progeny cells connecting in contact genomes. The sequence of event by which a cell duplicate its genome. इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो सेल्स होती हैं, जो ये सेल डिवीज़न हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है, ये सब क्या करते हैं, एक ही सेल के अंदर डिवीज़न भी होगा, रेप्लिकेशन भी होगी, ग्रोथ भी होगी, तो ये कोऑर्डिनेट काम करती हैं. ठीक है, अगर इनका करेक्ट डिवीज़न हो रहा है, सेल का डिवीज़न सही हो रहा है, डीएनए भी रेप्लिकेट सही हो रहा है, तो प्रोजेनी की जो सेल्स बनेंगी वो एक अपने जीनोम को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगी. ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है, इवेंट होता है, ये हम कह सकते हैं इसका डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि एक जो सेल मैच्योर सेल है वो अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देती है, डुप्लीकेट बना देती है, अपनी एक कॉपी बना देती है अपने जीनोम की, यानी कि डीएनए वगैरह की. ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स टर्म एज सेल साइकिल. अब उस जो डिवीज़न हो रहा है उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल. तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेना कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेट मैनर होता है उसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल. जो जीनोम होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है, तो वो किसकी हेल्प से बनेगी, सेल साइकिल की हेल्प से. ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक, यानी कि सेल ग्रोथ का मतलब ही क्या है कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यू होती है. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल, यानी कि कह रहा है कि जो डीएनए बनता है वो सेल साइकिल की एक स्पेसिफिक स्टेज पर बनेगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division. These events are themselves undergo genetic control. जो डीएनए यानी कि क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि उसकी एक कॉपी बन रही है और वो कहाँ बट जाती है, दो डॉटर सेल्स के अंदर, दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर बट जाती है. तो वो कब होती है, जब हमारा सेल डिवाइड होता है. इस इवेंट को हम कहते हैं, ये जो इवेंट हो रहा होता है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर हो रहा होता है कि जो हमारा जीनोम है वो प्रॉपरली डिवाइड हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए. ठीक है, तो इसके डिवीज़न की एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल. जो सेल साइकिल होती है उसमें फेज़ क्या है, भाई हमारी जो सेल है वो ग्रो करेगी तो उसमें हमने बताया कि स्पेसिफिक फेज़ होते हैं. अब वो कौन कौन से फेज़ होते हैं. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर. जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने ह्यूमन की सेल को लिया. ठीक है, दिस सेल डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, यानी कि ये कह रहा है कि सेल, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स वो लगाती है. तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, ह्यूमन की जो सेल्स होती है वो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स. ठीक है, हाउएवर this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also cell type to cell type. ये जो सेल साइकिल का जो टाइमिंग है डिवाइड करने का वो सेल टू सेल वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिए यीस्ट के बारे में, यीस्ट जो होता है वो 90 मिनट में के अंदर डिवाइड करता है, उसको 90 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, अब सेल साइकिल के डिवीज़न के दो बेसिक फेज होते हैं, क्या क्या हैं, इंटरफेस एंड एम फेज. एम फेज को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस फेज. ठीक है, इंटरफेज एंड एम फेज जो होते हैं सेल साइकिल के दो मेन फेज होते हैं. अब जो इंटरफेज होता है वो क्या है और माइटोसिस फेज है वो क्या है. तो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड इंटरफेज. इसके ये कह रहा है कि जो हमारे एम फेज होता है वो क्या है, वो ऐसा फेज होता है जहाँ पर एक्चुअल में सेल डिवाइड करती है, सेल का डिवीज़न प्रॉपर तरीके से हो जाता है. वो कौन सा फेज होता है, एम फेज होता है वो, एम फेज. ठीक है, और जो माइटोसिस के अंदर
एम फेज को हम माइटोसिस कहेंगे, यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज जो होता है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज होता है, यानी कि जब सेल डिवाइड करा फिर दूसरी सेल डिवाइड कर रही है, यानी कि वो बनी सेल डिवाइड करने के बाद, ठीक है, एम फेज माइटोटिक फेज के बाद जो बनी, और फिर से जब वो अपना फिर से डिवाइड करेगी, यानी कि फिर से उसका माइटोसिस फेज आएगा, तो उनके बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज होता है। अब इंटरफेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सेल साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नीचे जो 24 आवर्स की जो सेल साइकिल है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें से 95% कहाँ पर कौन सा फेज लेगा? इंटरफेज के पास क्या होगा? 95% सेल साइकिल का ड्यूरेशन रहेगा, और जो 1% होगा वो किसके पास जाएगा? एम फेज के पास जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इससे ये जान लीजिए जो इंटरफेज होता है वो किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एम फेज एक्चुअल में तो वो डिवीज़न कर देता है, लेकिन वो टाइम कम लेता है, ठीक है। अब ये भी हम जानेंगे कि इंटरफेज क्यों इतना टाइम ले रहा है, उसमें बहुत सी चेंजेस आते हैं सेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। एम फेज जो होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। डॉटर क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है उनको कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आप ये जान लीजिए ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए क्या करेगा? दो कॉपी बनाएगा, एक यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बना देती हूँ। तो ये डीएनए जो है इसकी कॉपी इसमें भी जानी चाहिए। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये देखिए एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये डीएनए है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है इसको हम क्रोमोसोम मान लेते हैं। जब सेल मैच्योर हो जाता है तो हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाई देता है। अब मैंने इसको क्रोमोसोम मान लिया, डीएनए बाद में क्रोमोसोम बनता है। अब ये क्या करेगा? जब दो सेल में डिवाइड होगा, ठीक है, इसके पास एक सेल ये रही, एक सेल ये डॉटर सेल्स बन गई। अब ये कह रहा है कि जब हमने डीएनए को तोड़ा, डीएनए को डिवाइड किया, आधा इसमें आ गया आधा इसमें आ गया मैच्योरिटी में, ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। अगर मैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रही हूँ, साइटोप्लाज्म भी तो बढ़ेगा, इसको जब मैं इसको ग्रो करवाऊंगी सेल को, तो साइटोप्लाज्म आधा इसमें आएगा आधा इसमें आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इन इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पर सेल ग्रोथ होती है और डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है, यानी कि पहले सेल का ग्रोथ होगा, सेल धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, फिर डीएनए का भी अपना साइज बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा तभी तो डीएनए उसके अंदर आ पाएगा डबल, ठीक है। द इंटरफेस इज डिवाइड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो आपको ये याद रखना है इंटरफेस के भी फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। G1 फेज को हम गैप 1 फेज कहते हैं, S फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और G2 फेज को हम क्या कहेंगे? गैप 2। तो आप इन तीनों चीज़ों को याद रख लेना, आपके पेपर में आता है कि इंटरफेस के पास कितने फेजेस हैं। अब वो G1 फेज भी पूछ सकता है, S फेज भी पूछ सकता है, G2 भी पूछ सकता है, या अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो वो तीनों पूछ सकता है, ठीक है। G1 phase corresponding to interval between mitosis and initiation of DNA replication। G1 phase होता क्या है? जब हमारा माइटोसिस का
इंटरवल होता है, यानी कि जो हमारा जीवन फेज होता है, जब हमारे पास माइटोटिक फेज खत्म हो जाता है, फिर से जब सेल ग्रो करने शुरू होती है, तब वो जीवन फेज आता है। ठीक है। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल इस टाइम पर कैसा होता है? एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली एंड कंटिन्यूसली ग्रो करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर लेना, लेकिन ये क्या नहीं करता? डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है। अब बात करते हैं एस फेज की। एस फेज क्या करता है? एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज क्या करता है? डीएनए को सिंथेसिस करता है और रेप्लिकेट करता है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना कि जो जीवन फेज है उसके पास डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है। और जो एस फेज होता है उसके पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। अब एस फेज जब चल रहा होता है, इस टाइम पे डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज नॉट 2C, अगर हम इनिशियल में अमाउंट डीएनए की जो अमाउंट होगी वो 2C होगी, तो एस फेज में जा कर के कितनी हो जाती है? 4C हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर देयर इज़ नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम अगर हैप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है। 2n नंबर में हो जाएगा, लेकिन वो क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, डीएनए ही डबल होगा। ठीक है। इफ द सेल हैड डिप्लॉइड और 2n नंबर, अगर सेल जीवन फेज के अंदर 2n में है तो एस फेज में कितना हो जाएगा? 2n ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन 2C से 4C हो जाएगा। यानी कि उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो डबल हो जाएंगे। हमारा क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा नंबर में। ठीक है। तो यहाँ पर एस फेज में वो क्रोमोसोम कैसा रहेगा? सेम रहेगा, 2n ही रहेगा नंबर में। एन बोले तो हम नंबर मान सकते हैं, सी बोले तो क्रोमेटिड्स मान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एनिमल सेल में, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग्स इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एस फेज के टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं। तो सेंट्रियोल वहाँ पर क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में उनका भी कॉपी बन जाएगा, यानी कि वो भी डुप्लीकेट बन जाएंगे। ठीक है। अब जब एस फेज खत्म होगा तो कौन सा फेज आएगा? G2 फेज आएगा। तो ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसिस इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस सेल ग्रोथ कंटिन्यू। अब क्या होता है? ये हमारी जो सेल होती है इसको हम बना देते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये आता है हमारे पास M फेज, ये आता है हमारे पास G1 फेज, ये आता है हमारे पास S फेज, अब यहाँ आता है हमारे पास G2 फेज। ठीक है। तो क्या होता है? G2 फेज में, G2 फेज किसके पास जा रहा है? माइटोसिस के पास जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइम पर माइटोसिस में तो सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो इसलिए जो G2 फेज का काम होता है प्रोटीन्स को बनाने का। ठीक है। क्योंकि ये माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई ये माइटोसिस के पास में क्या क्या कर जाएगा? सेल डिवीजन होगा, तो ये अपना काम करके रेडी रख रहा है कि सेल डिवीजन जाते ही ये सेल डिवीजन करवाना शुरू कर दे। ठीक है। तो G2 फेज क्या करता है? प्रिपरेशन का काम करता है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं some cells in adult animals do not appear to exhibit cell division, यानी कि कुछ सेल जो होती है वो सेल डिवीजन नहीं करती हैं। तो वो कहाँ जाती हैं? कुछ सेल जब एडल्ट एनिमल्स की जो होती हैं वो एक्सिबिट, यानी कि सेल को डिवाइड नहीं करती, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। ठीक है। तो ऐसी सेल जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया इन्होंने हार्ट की सेल के बारे में। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली, और जो और सेल होती हैं वो तो डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है। एंड नीडेड टू रिप्लेस सेल्स टू हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी एंड सेल डेथ। वो जो सेल
रैपिडली डिवाइड होती रहती हैं, वो उनका काम क्या होता है, जहाँ पर कहीं कट पिट जाती है, कहीं चोट लग जाती है, या फिर कुछ पुरानी सेल्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो उनकी जगह पर रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स भी होती हैं, उनको डिवाइड होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ सेल होती हैं जो डिवाइड नहीं हो पाती, जैसे कि हार्ट सेल होती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं, तो these cells they do not divide further exit G1 phase। ये जो सेल होती है M phase के बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं, G1 phase में नहीं जाती हैं। ये कहाँ चली जाती है, एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं क्विंसेंट स्टेज। ठीक है, सेल साइकिल में ये क्विंसेंट स्टेज से आती है, जिसको हम G0 भी कहते हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें भी सेल क्या होगी, एक्टिव रहेगी, वो काम बंद नहीं करेगी अपना, बट नो लॉन्ग प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन ये कहीं बाद में अपने आप को डिवाइड नहीं करती, लेकिन जब इस सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई अब इसको आना पड़ेगा, वो फिर से अपनी सेल साइकिल को चला सकती है। ओके, एनिमल्स के अंदर जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, यानी कि वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। इसके पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर जो हैप्लॉइड सेल होती है वो माइटोसिस से डिवाइड होती है, जैसे कि एनिमल्स में आती है हमारे पास मेल हनी बी। ठीक है, मेल की जो हनी बी होती है उनमें वो कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल होती हैं, वो माइटोसिस से डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन। ये कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं वो भी माइटोटिक डिवीजन दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट चैप्टर 3 आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे कि जो सेल्स होती है प्लांट की, सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों डिवीजन दिखा रही है माइटोटिक में, वो कौन कौन सी स्पीसीज में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखते हैं एम फेज। तो हमने अभी इंटरफेज पढ़ा, इंटरफेज के हमने तीनों फेज पढ़ लिए हैं, G1S, G2, और हमने क्विंसेंट स्टेज भी पढ़ लिए क्या होती है। तो अब हम पढ़ते हैं एम फेज। एम फेज जो होता है वो एक ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, क्योंकि यहाँ पर मेजर रिकॉग्निशन ऑफ वर्चुअलिटी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती है, यानी कि छोटा टाइम पीरियड होता है इनका, लेकिन ये ड्रामेटिक पीरियड होता है, यानी कि इसमें भी तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा क्या चल रहा है, इसमें ड्रामेबाजी सी चलती है। तो सेल के अंदर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये भी इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में वो अपना क्या करता है, डिवीजन कर देता है। ठीक है, द सेल the number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same। तो जब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है और वो ही क्रोमोसोम जो होते हैं अपनी पेरेंट अपनी प्रोजेनी को देते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। तो एम फेज के पास ये चीज़ होती है कि वो हर एक चीज़ को इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, Mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं हम, एक चीज़ को याद रख लेना, कैरियोकाइनेसिस से पूछा जा सकता है, तो न्यूक्लियर डिवीज़न को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो माइटोसिस के पास जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है, उसके पास वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे 4 फेज आएंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस एज वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। तो ये चीज़ उन्होंने दे रखी है। आगे हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है किसकी,
कैरियोकाइनेसिस की, यानी कि न्यूक्लियर डिवीज़न की पहली स्टेज होती है प्रोफेज। यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि पहली स्टेज कौन सी होगी, कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं, फर्स्ट पे कौन आता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में। अब माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो कैरियोकाइनेसिस होगी, तो पहला स्टेज क्या है कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज। फॉलो द S and G2 phase of interphase. The S and G2 phase, the new DNA molecule form not distinct but intertwined. यानी कि ये कह रहा है कि जब यानी S और G2 फेज में जब सेल जाता है, सेल की ग्रोथ जब हो रही होती है, तो S फेज में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। अब G2 फेज में डीएनए ग्रो कर रहा है, उसकी जो प्रोटीन होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो डीएनए होता है वो मतलब इंटरवाइंडेड नहीं होता, यानी कि क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता है जब इंटरफेज होता है। इंटरफेज में जो डीएनए, क्योंकि हम डबल कर रहे हैं तो उसको अनटेंगल्ड डीएनए की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए वो वाइंडेड नहीं होता। तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के टाइम पर जो डीएनए आता है वो अनवाइंडेड आता है, यानी कि वो क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं आता। तो इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में बनाने के लिए हम फेजेस से गुजार रहे हैं माइटोसिस में, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब प्रोफेज में क्या स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के मटेरियल को कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम में बदलने की कोशिश शुरू हो जाती है। आप पूरी तरह से नहीं कहेंगे यहाँ पर क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है, आप कहेंगे कि यहाँ पर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है, यानी कि इंटरवाइंडेड होनी शुरू होती है। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. अब जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कैसी फॉर्म में था, अनटेंगल फॉर्म में, ठीक है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब उसको कंडेंस करना शुरू कर देते हैं। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगन्स टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। यानी कि ये कह रहा है कि जो सेल होता है हमारे पास, जब सेल एस फेज में था तो उसमें क्या बन रहे थे, कुछ डुप्लीकेट क्या बन रहे थे, सेंट्रोसोम्स बन रहे थे, ठीक है। अब वो जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेटेड थे वो कहाँ पर चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस मार्क बाय फॉलोइंग कैरेक्टर्स इवेंट्स। यहाँ पर ये इवेंट्स दे रखे हैं, आप इनको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। पहला और दूसरा पॉइंट आपको पूरे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रोफेज में क्या हो रहा होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टूगेदर द सेंट्रोमियर। इस टाइम पर जब जो होता है, जो सेंट्रोमियर होते हैं वहाँ से क्या हो जाता है, क्रोमेटिड जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। जब जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, जो डुप्लीकेट हुआ होता है इंटरफेज में, वो कहाँ जाएगा, अपोजिट पोल्स पर चला जाएगा। अपोजिट पोल्स पर सेंट्रोसोम आ गया। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में आप कंफ्यूज मत होना। क्रोमेटिड जो होती हैं, ये हमारे पास क्रोमेटिड होते हैं, यहाँ पर बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, फिर से हमारे पास क्या आती है, क्रोमेटिड्स आती हैं, ठीक है। इसको आप एक मान लो, इसको आप एक मान लो, यहाँ पर वो कनेक्ट होता है, बीच का पार्ट होता है जिससे ये कनेक्ट होती हैं, क्रोमेटिड्स कनेक्ट होती हैं, ऐसे हम इनको मान सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा इनको कनेक्ट कर रहा है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर जाते हैं, जिसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हर एक सेंट्रोसोम में रेडिएट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको हम क्या कहेंगे, एस्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एस्टर जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर निकालेंगे जिससे कि हमारे सेंट्रोसोम से वो अटैच होंगे जा करके, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है साइड में। तो हम नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये देखिए प्रोफेज में क्या होता है,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, प्रोफेज में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थोड़ी थोड़ी टूटनी शुरू हो जाती है। अब ये जो डीएनए पड़ा हुआ है वो कैसी फॉर्म में है, अनटेंगल्ड फॉर्म में। इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। ये अर्ली प्रोफेज में दिखा रखा है और ये लेट प्रोफेज का टाइम है। अब प्रोफेज जब खत्म होना शुरू हो जाता है तो हमारा जो डीएनए होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो होते हैं ना, ये दिख रहे हैं दो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये क्रोमेटिड्स है और ये अटैच किससे है, सेंट्रोसोम से, सेंट्रोमियर से। ठीक है, सेंट्रोसोम अलग होता है, सेंट्रोमियर अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जब प्रोफेज खत्म होता है तो हम कौन से फेज पर आते हैं, मेटाफेज पर आते हैं। अब हम प्रोफेज को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। तो प्रोफेज में होता क्या है, जो हमारा अनटेंगल्ड डीएनए आता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो जाता है, जब फिर वो क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो वहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में दिखने शुरू हो जाते हैं, और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं सेंटर पे। ठीक है, और जो सेंट्रोसोम होते हैं जो इंटरफेज में बने हुए होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं सेल के अंदर। अब वो जब क्या होते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो कि जिनको हम एस्टर कहते हैं। ठीक है, वो एस्टर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स को निकालेगा और कहाँ पर अटैच कर देगा, जा करके सेंट्रोमियर में जा करके अटैच कर देगा। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ें होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती है, न्यूक्लियोलस होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी टूटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटेगी और क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेटाफेज पर की अगर हम बात करते हैं, द कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो सेकेंड फेज होता है, मेटाफेज, वहाँ पर जो न्यूक्लियर का एनवेलप होता है वो कम्प्लीटली कैसा हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास जब न्यूक्लियर के अंदर जो डीएनए था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गई, अब सेल के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म। अब जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, by this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। अब जब वो कंडेंस हो गए थे क्रोमोसोम कंप्लीटेड, अब आप एक चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंप्लीटेड कंडेंस हो जाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, दिस देन is the stage at which morphology of chromosome is मोस्ट ईजिली स्टडीड। इस टाइम पर, यानी कि मेटाफेज के टाइम पर हम क्या करते हैं, हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में जो मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं वो उसके पास क्या होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं जो कि सेंट्रोमियर से कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। यानी कि जो आपको मैं यहाँ बताती हूँ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना करके, देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई। ठीक है, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये देख, ये हमारे पास सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब सेंट्रोमियर के पास क्या होता है, सेंट्रोमियर से एक डिस्क शेप में यहाँ पे और यहाँ पे इस साइड में एक स्ट्रक्चर जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसको हम कहेंगे काइनेटोकोर। ठीक है, अब ये जो काइनेटोकोर होता है, ये जब सेल हमारा क्या हो रहा है, इस पर स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये जो क्रोमोसोम होंगे वो ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं बना करके दिखा रही हूँ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हो गया हमारे पास सेंट्रोमियर और यहाँ पर हमारे पास हो गया काइनेटोकोर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से जा कर के अटैच होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर? काइनेटोकोर होता है स्मॉल डिस्क शेप का होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। वो कहाँ पर देखने को मिले, किस सरफेस पे जा करके अटैच हो जाएगा? सेंट्रोमियर के, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। उसके बाद जो काइनेटोकोर होता है वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ये याद रखना आप। दिस स्ट्रक्चर इज सर्व्स एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैंने आपको बताया है कि जो काइनेटोकोर से क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के सेंटर में आ जाते हैं। जब वो लाइन में लग जाते हैं, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई इक्वेटोरियल विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, आपको वहां से अच्छे से समझ आएगा। इसको हम पढ़ते हैं, मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाहता है। जब जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम एक प्लेन मतलब कि सेंटर में अपनी एक लाइन में अरेंजमेंट हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। अब जब वो लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स उनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। एक पोल से सिस्टर क्रोमेटिड से वो कनेक्ट हो जाता है। इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर टू फॉर्म अपोजिट पोल। और जो दूसरा वाला होगा, नीचे वाला भी उसके काइनेटोकोर से दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड पर जो काइनेटोकोर होता है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ उनको क्या करेंगे? खींचेंगे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेजिक प्लेट। अब जो क्रोमोसोम जब एक लाइन एक इक्वेटोरियल प्लेट पर जा करके अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। इसके बाद इनके पास कुछ की फीचर्स हैं कि भाई माइटोसिस में होता क्या क्या है। तो माइटोसिस के दो मेन पॉइंट्स ये होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं इस टाइम पर, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? अपोजिट पोल्स पर स्पिंडल के इक्वेटर्स पर मूव करना शुरू कर जाते हैं। और जो मेटाफेजिक प्लेट उसको हम कहते हैं। इसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। यानी कि दोनों पोल्स की तरफ वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मूव करने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बीच में से जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो टूट जाती हैं, यानी कि अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। शायद यहाँ पर अगर डायग्राम है तो मैं आपको उसमें से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मेटाफेजिक का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ना आपको यहाँ तो अलग अलग दिख रहा होगा ये दिखाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसे एक हमारे पास लाइन है इस तरीके से। इस चीज़ को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास स्पिंडल फाइबर, ये होता है हमारे पास सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स को राइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको अलग कलर से नोट करके दिखा रही हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चीज़ होती है काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर, इसका स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से अटैच है, इसका स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से अटैच है, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर से ये भी काइनेटोकोर से अटैच है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच है। अब जो नीचे जो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे वो नीचे वाली क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। आपको फ़र्क पता चल रहा है? अब आप साफ देख लीजिएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने फिर से दिखा दी। ये होती है हमारे पास मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पर है ये, अब यहाँ से एक दूसरे से अटैच है। अब ये क्या करेंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ ये इधर चले जाएंगे और ये इधर आना शुरू कर देंगे। तो कैसे आएंगे? तो हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, ठीक है। एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज, जब मेटाफेज खत्म हो जाता है तब हम एनाफेज पे आते हैं। The one set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate and split simultaneously and in the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei.
बीइंग देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स देयर अपोजिट पोल्स। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब एनाफेज स्टार्ट होता है, हर एक क्रोमोसोम आपने देखा एक मेटाफिजिक प्लेट पर था, ठीक है। अब वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ टूटने शुरू होंगे, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स होंगे उनको अपनी अपनी तरफ अपोजिट पोल्स में अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी डायरेक्शन में वो खींचेंगे। एंड जो दो डॉटर सेल्स होंगी क्रोमेटिड्स की, वो स्प्लिट हो जाएंगी। अब जो डॉटर क्रोमेटिड्स थी उनको हम बाद में डॉटर न्यूक्लियाई जो कहेंगे, और बाद में हम इनको क्रोमोसोम कहना शुरू कर देंगे। हर एक जो क्रोमेटिड था वो अपना आप में एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। जब वो अपने आप से एक क्रोमोसोम से टूटा, स्प्लिट हुई क्रोमेटिड्स, तो वो अलग अलग हुई, तो फिर बाद में क्या बन जाएगी, वो क्रोमेटिड्स अपना खुद का एक क्रोमोसोम बना लेगी, ठीक है। उसको हम हैप्लॉइड कह सकते हैं, डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे उस टाइम पर। ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट एंड द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्ट टूवर्ड्स द पोल एंड हैंस टू लीडिंग द एज with the arms of chromosome trailing behind. Thus anaphase stage is characteristic by, चलो मैं आपको बता दूं इसके बारे में क्या कह रहा है ये, कि जो ये देखिए स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर आपने देखा ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है सेंट्रोमियर। हर एक क्रोमेटिड का जो सेंट्रोमियर होगा वो सेंटर की तरफ, जो स्पिंडल फाइबर के सेंटर की तरफ आता जाएगा, और जो इनकी जो टेल्स होंगी वो कैसे होंगी, पीछे की तरफ होंगी, ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। ऐसे ही इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पर आ रहा है, स्पिंडल फाइबर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो टेल्स होंगी, इसकी जो टेल्स दिख रही हैं आपको, ये कैसी होंगी, पीछे की साइड आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ये मूव करते हैं, इनका मूव करने का सिस्टम बता रखा है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पर जो एनाफेज में जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर्स क्या होंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। क्रोमेटिड्स, अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई तो क्रोमेटिड अपने आप से छूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि क्रोमेटिड्स जो होंगी वो अपोजिट पोल्स पर चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेटाफेज और एनाफेज की एक क्विक रिकैप करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, डिसअपियर हो जाती है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो अब साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जब क्रोमोसोम आ जाते हैं तो क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम को हम मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हैं नंबर और साइज के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो उसके पास सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोमियर पर क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं दोनों पोल्स पर चले जाते हैं, और किससे अटैच हो जाते हैं, सेंट्रोसोम से अटैच हो जाते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होते हैं, दो काइनेटोकोर होंगे, दो स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक प्लेन ऑफ अलाइनमेंट क्रोमोसोम्स का, और उसको हम कहेंगे मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है। उसके बाद जो काइनेटोकोर की जो डिस्क जो होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो फाइबर होता है वो जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, वो किससे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम से। जो होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एस्टर से। एस्टर जो होते हैं मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो एक साथ क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली स्प्लिट हो जाएंगे सेंट्रोमियर से, ठीक है। और किस में डिवाइड हो जाएंगे, दो क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि दो सिस्टर क्रोमेटिड में सेपरेट हो जाएंगे। तो आप याद रखना एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। आपने देखा कि मेटाफेज के पास एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे, लेकिन जब क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं तो हर एक क्रोमेटिड क्या बन जाता है, अपना एक क्रोमोसोम बन जाता है, यानी कि फ्यूचर डॉटर सेल बन जाता है। स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक। अब जो सेंट्रोमियर होगी वो किसकी तरफ जाएगी, पोल की तरफ देखने को मिलेगी, और जो आर्म्स होंगी उसकी वो कैसी होंगी, पीछे की तरफ होंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दे रखा है कि शॉर्ट टाइम के लिए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एनाफेज में डबल देखने को मिल जाते हैं, कि भाई ये डबल हो गए हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। यहाँ पर जब सेंट्रोमियर
दूसरे पोल्स की तरफ जाती है तो उसकी जो शेप होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? फेजेस ऑफ क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो उसमें मेटासेंट्रिक आता है, सब मेटासेंट्रिक आता है, एक्रोसेंट्रिक आता है, टीलोसेंट्रिक आता है, तो वो चीज़ें आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। तो आपको हर एक फेज़ में आपको फिर से लास्ट में एक बार रिकैप दिखा दूंगी हर एक फेज़ में क्या होता है। टीलोफेज में क्या होता है, जब फाइनल स्टेज आती है कैरियोकाइनेसिस। अब हम कैरियोकाइनेसिस ही तो पढ़ रहे हैं जब से, ठीक है। एट द ब्रिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज। अब फाइनल स्टेज जब आ जाती है उसको हम कहते हैं टीलोफेज। क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए थे तो अब वो क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपने आप को ढीला छोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप को क्रोमेटिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नॉट no longer be seen in each set of chromatin material tends to collect to each other two poles. This stage is shown in following key events. अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जो होता है वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर होता है, वो क्या करता है, आइडेंटिटी टू लॉस डिस्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, अपने आप को जैसे क्रोमोसोम अपनी फॉर्म में था तो अपने आप को लॉस्ट करना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, डीकंडेंस होना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा फिर से वापस आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप इन की पॉइंट्स को याद रखना, इसके की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप आनी शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम में, ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब वो क्या होगा, ऐसी शेप देखने को मिलेगी आपको कि ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बन जाएंगे ये। अब इनके अंदर अपना अपना खुद का एक मटेरियल देखने को मिलेगा, यानी कि सेल जब नई बनती है उस वो चीज़ देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोलस गोल्जी पियर्स जो होंगे और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो क्या होगी, वापस आनी शुरू हो जाएगी। जैसा एक हम सेल के अंदर चीज़ें देखते हैं वैसी वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि जब हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। अब जो दोनों ऐसे इस टाइप की हमने जो शेप देखी थी, ये कौन सी शेप थी, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि हमने सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, यानी कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस के पास कितनी है, दो पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलती है सेल के पास, ठीक है। सेल के पास दो न्यूक्लियस है, इसका जो साइटोप्लाज्म है हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplication chromosome into two daughter nuclei, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, but the cell itself divide into two daughter cells by the separation of cytoplasm, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एट द एंड इन विच सेल डिवाइस गेट कम्प्लीटेड, ये कह रहा है कि जो माइटोसिस होता है उसमें सिर्फ आप डॉटर सेल्स यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई को डिवाइड करके क्या कर लोगे, कैरियोकाइनेसिस भी क्या होगी भाई, मेन चीज़ तो सेल भी डिवाइड होना ज़रूरी है, तभी तो नई सेल बनेगी। तो सेल को डिवाइड करने की चीज़ को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि उसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। एनिमल सेल के अंदर दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उस चीज़ को हम कहते हैं फरो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का से वो डिवाइड करता है उसको हम कहेंगे फरो, ठीक है। द फरो ग्रेजुअली डीप्स इन अल्टीमेटली जॉइन टू द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, यानी कि जो फरो होती है, फरो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिवाइड करेगी वो क्या करेगी, सेल के अंदर की तरफ जाएगी, अंदर यानी कि बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड होना शुरू करेगी। लेकिन जो प्लांट सेल होती है वो क्या करती है, अंदर से बाहर की तरफ आती है, ठीक है। इनकी ये वॉल होती है, इनके पास एक इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी प्लांट सेल के पास जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो सेंटर से बननी शुरू होगी और इनवर्ड इनटू से आउटवर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे जो इन मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आएगी, प्लांट सेल के अंदर आप बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम कहेंगे सेल प्लेट, ठीक है।
The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. उस चीज़ को हम सेल प्लेट कहेंगे जो सेल के प्लांट सेल के सेंटर से ग्रो करनी शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, दो जो सेल्स होती हैं इनके बीच में क्या होता है, मिडल लेमिला बन जाता है, ठीक है, इसको हम मिडल लेमिला कह देंगे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के टाइम पर जो ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गए, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल्स में, बट जाते हैं बराबर बराबर, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कैरियोकाइनेसिस होती हैं वो क्या करती हैं, इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करती। कुछ केसेस में कैरियोकाइनेसिस हो गई लेकिन वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करते, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही न्यूक्लियस ही डिवाइड करता रहेगा तो मल्टी न्यूक्लिएट बन जाएगा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिनकाइटियम। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिनकाइटियम का, कौन सा एग्जाम्पल है, कोकोनट। कोकोनट का जो वाटर होता है ना, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिलती है, उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, ठीक है। जो हम पानी पीते हैं वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली, यानी कि का देखने को मिलता है, डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलता है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट जो होते हैं, सम सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड हो जाती है माइटोसिस से, उनसे भी माइटोसिस से क्या हो जाती है, हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड हो जाती हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ होती है उसमें डिवीज़न किस तरीके का होता है, लेकिन यू आर अवेयर टू सम एग्जाम्पल्स, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के, जैसे कि हनी बी के बारे में हम पढ़ा, मेल हनी बी होती है वो उसमें हैप्लॉइड होता है। जैसे माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कम्प्लीमेंट। माइटोटिक का जो यूजुअली रिजल्ट होता है वो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स को डिप्लॉइड में कन्वर्ट करता है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। जो हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मल्टी सेलुलर ग्रोथ हो रही होती है वो किसकी हेल्प से होती है, माइटोसिस की हेल्प से ही होती है। जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर 2n होती है, यानी कि हम डिप्लॉइड होते हैं। अब डिप्लॉइड से जब माइटोसिस होगी तो वो अपने आप को फिर से डिवाइड करेगी, ठीक है, तो 1 से 2 बना देते, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 ऐसे। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ के पास क्या होता है कि वो जितना न्यूक्लियस का रेशो होगा उतना ही साइटोप्लाज्म का रेशो अलग अलग होता है, वो अलग अलग भी मैटर करता है। इस चीज़ को हम जो कहते हैं, जो रेशो डिवाइड होता है, जो रिस्टोरेशन फॉर्म होती है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस ग्रोथ करता है, साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। कुछ जगह पर जो सेल को क्या किया जाता है, सेल की रिपेयरिंग की जाती है माइटोसिस में। द सेल इज सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। तो ये चीज़ें रिप्लेस की जाती है, यानी कि माइटोसिस सेल जो होती है मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो जहाँ पर सेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर सेल डैमेज हो जाते हैं, जहाँ पर इंजरी हो जाती है, वहाँ पर जो होती है वो माइटोसिस से होने वाली सेल ग्रोथ काम आती है। तो कहाँ कहाँ पर होती है, जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो अगर ख़राब हो जाती है, उसको डेड हो जाती है, तो वहाँ पर वो रिप्लेस कर जाती हैं। गट की जो लाइन होती है वहाँ पर ये रिप्लेस करती हैं। ब्लड की जो सेल्स होती है RBC WBC, वहाँ पर भी सेल जो होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। माइटोटिक डिवीज़न इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो माइटोटिक डिवीज़न होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में,
द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम में देखने को मिलता है। रिजल्ट द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो एपिकल ग्रोथ होगी और लेटरल कैम्बियम में जो ग्रोथ होगी वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, ताकि जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस हो सके। ठीक है, इसके बाद हम मियोसिस जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के बारे में हम ऑल चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड सेपरेट पॉइंट्स टू पॉइंट्स वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।